निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें असत्य कथन कथन होगा ऑप्शन नंबर 2, आबू के परमार वंश की वंशावली सिंधु राज ने आरंभ की थी। चलो देखो इसकी डिटेल देख लेते हैं। आबू के परमार वंश की वंशावली उत्पल राज द्वारा आरंभ होती है तथा 1002 के दान पत्र के अनुसार आबू में धरणी वर्णा का अधिकार रहा था तथा आबू के परमार वंश का संस्थापक धर्मराज था। कौन था? धर्मराज था। अपन को ये बात ध्यान रखनी है। मालवा के परमारों का मूल स्थान आबू ही माना जाता है तथा मालवा के शासक को कविराज कहा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते ताकि देखने में अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं, सभी को पता भी रहता है कि 1857 क्रांति की शुरुआत राजस्थान से अपने नसीराबाद से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? नसीराबाद से मानी जाती है। जिसके इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। यह अपन को ध्यान रखना है एग्जाम में। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ही दी जाती है। इस कारण से दोनों अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। ये 30वीं और 15 यानी कि 15 का डबल 30, ये अपन को ध्यान रखना है। ये दोनों सैनिक टुकड़ियाँ बंगाल से अजमेर आई थी तथा राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 सैनिक छावनी थी। अपन को ध्यान रखनी है। नसीराबाद जो अजमेर में स्थित थी, ब्यावर भी अजमेर, यानी कि अजमेर में 2, नसीराबाद और ब्यावर। नीमच मध्य प्रदेश, देवली, टोंक, खेरवाड़ा, उदयपुर, एरनपुरा, पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राली भाग संबंधित है, तो राली भाग किससे संबंधित है? राली लाग संबंधित है, तो ये कपड़े से संबंधित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राली लाग काश्तकार प्रतिवर्ष अपने कपड़ों में से एक राली बनाकर राज दरबार में देता था, जो राज्य कर्मचारी या जागीरदार के काम आती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐक्य आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन जनजातियों से संबंधित है? ये लगभग सभी को पता होता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भील व गरासिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील व गरासिया जनजाति द्वारा। इसका ये डिटेल देख लेते हैं। ऐक्य आंदोलन का मुख्यतः संबंध भील व गरासिया जनजातियों से है। भीलों का राजनीतिक रूप से एक करने के लिए वर्ष 1921 में मार्तकुंडिया नामक स्थान, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ऐक्य आंदोलन, यानी मूर्ति याद से रखना है, मूर्ति एक होता है, इस मूर्ति एक होता है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा ऐक्य आंदोलन का प्रारंभ किया गया। मोतीलाल तेजावत ने अपनी डायरी मेवाड़ की पुकार भीलों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया था। ये अपन को ध्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा उदयपुर में। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। एकीकरण के तृतीय चरण में उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया। क्या हुआ था इसके अंदर? इसमें ध्यान रखना है कि एकीकरण के तृतीय चरण में उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाकर संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को गठन किया गया था तथा इसके राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा, राजधानी उदयपुर, उद्घाटन स्थल उदयपुर तथा उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आवाज़ थोड़े धीरे करनी है या फिर स्लो करना है, ताकि मुझे पता चले। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ पटवार के ऊपर, तो कुछ
मिस्टेक हो सकती है तो आप कृपया करके बताना जरूर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है कि सुमेलित है या नहीं है। तो जैसे सोनारगढ़ अक्षयपोल यानी सोनारगढ़ किले में अक्षयपोल दरवाजा है, ये बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ आरेट पोल, ये बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ पांडल पोल, ये भी बिल्कुल सही है। जूनागढ़ नौलखा दरवाजा, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है, रणथंभौर नौलख। सोनारगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार अक्षय पोल व गणेश पोल सूरज पोल आदि है। सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर अक्षय पोल, गणेश पोल व सूरज पोल आदि है। इसकी डिटेल और देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार आरेट पोल, हनुमान पोल, विजय पोल आदि है, ये अपन को ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पांडल पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल आदि। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल व ध्रुव पोल, सूरज पोल आदि। निम्नलिखित में सुमेलित युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ये कि कौन सा सुमेलित नहीं है। छतरी और संबंधित जिला, कौन सी छतरी किस जिले में स्थित है। एक खंबे की छतरी, ये कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर। बंजारू की छतरी दौसा। राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। संतोष बावला की छतरी, ये अलवर में स्थित नहीं है। चलो इसका डिटेल देखते हैं। एक खंबे की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। बंजारू की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है, 6 खंभों की छतरी है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है तथा अशोक परमार द्वारा निर्मित 8 खंभों की छतरी है। इसके द्वारा अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था, राणा सांगा की। संतोष बावला की छतरी पुष्कर अजमेर में स्थित है, ना कि अलवर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा युग्म कमर के आभूषणों के लिए असंगत है। यानी कि अपन को इसमें से वो चाटना है जो कि कमर के आभूषण यानी कि कमर में नहीं पहना जाता है, वो अपन को उत्तर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्कन। रक्कन ये दांत में पहना जाता है, दांत का आभूषण है। करदनी, कणकती व तगड़ी, ये इसका आंसर हो जाएगा। रक्खन दांत पर सोने व चांदी का कवर रक्कन कहलाता है, ये ध्यान रखना है। चोंप भी दांत का आभूषण होता है, दोनों याद रखना है क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। चोंप और रक्कन ये दोनों दांत के हैं। कमर के आभूषण करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, पंसारी। ये पंसारी नाम से एक हवेली भी है, ध्यान रखना। जंजीर, मेखला व झूला, ये कहाँ पर है, ये अपन को ध्यान रखना है। चलो अगले पेज पर चलते। डॉक्टर LP टेक्सिटोरी ने राजस्थानी भाषा के कितने प्रकार बताए। तो कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, ध्यान रखना है। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर LP टेक्सिटोरी ने राजस्थानी भाषा के 2 प्रकार बताए। पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें उसकी बोलियां निम्न आती है, मारवाड़ी, बीकानेरी, खेरावाड़ी, गोडवाड़ी। ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी के मारवाड़ी होती है, बीकानेरी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, ये कौन सी भाषा है, पश्चिमी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी हाड़ौती, ढूंढाड़ी, तोरावटी, नागरचोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी विद्वान में थे। तो ये ध्यान रखना है, किसके थे, महाराणा सज्जन सिंह। कौन थे ये, श्यामल दास, ये याद रखना अच्छे तरीके से क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी तथा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देवनारायण जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका उपयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का। कौन सा वाद्य यंत्र का, जंतर वाद्य यंत्र। अब इसकी डिटेल देखते हैं। जंतर
देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। 2 गोल तुम्बियों पर लगभग 3-4 फुट लंबा बांस का दंड और 14 पर्दे लगे होते हैं। इसमें लोहे के 4 तार लगे होते हैं। 100 मंत्र तथा एक जंतर की लोकोक्ति इस संदर्भ में प्रचलित है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। ध्यान रखना कि कौन से लोक देवता की सबसे बड़ी फड़ है, तो देवनारायण जी की। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिस पर वर्ष 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अब अगले इसमें देख लेते हैं और इसकी डिटेल। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा। उनके पिता का नाम सवाई भोज तथा माता का नाम सेठू माता था। उनकी पत्नी का नाम पिप्पलदे था। क्या था? पिप्पलदे। कौन, किन की पत्नी का नाम था ये? देवनारायण जी की पत्नी का नाम। ये नागवंशी गुर्जर थे। गुर्जर समाज उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। सुरिंदा रोहिणी की लकड़ी का बना तत्व वाद्य यंत्र है। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण हंता पापू जी के फड़ में बजाया जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि रावण हंता कौन से लोक देवता के फड़ में बजाया जाता है, तो ये पापू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अपन को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके हैं? किशनगढ़ अजमेर। यहाँ पे किशनगढ़ अजमेर। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चरी नृत्य मुख्यतः किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह गुज्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें कलाकार सिर पर चरी रखकर ऊपरी चरी पर कपास के तेल से दीपक जलाकर नृत्य करता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन पूछने लगे किस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चरी नृत्य किस पर किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। नाम याद रखना है, फल्गुबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ एवं उनकी स्थिति के संदर्भ में सम्मिलित युग में है। अरावली की पहाड़ियों के बारे में अपन को असम्मिलित युग में बताना है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिल्कुल सही है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर, बिल्कुल सही है। मालकेत की पहाड़ियाँ अलवर, ये अलवर में स्थित नहीं है। तथा मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में, बिल्कुल सही है। मालकेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये सीकर जिले में स्थित है। चलो व्याख्या देखते हैं। मालकेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। मालकेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी व बारा के मध्य स्थित है, जिसमें घोड़े के नाल के आकृति की स्थित है। ये ध्यान रखना। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ गुरु शिखर, माउंट आबू। कर्नल टेड ने संतों का शिखर कहा है किसको? माउंट आबू को, यानी गुरु शिखर चोटी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। अपन आगे देख लेते हैं इसका। हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर व सुंदा पर्वत भीनमाल, यानी सुंदा पर्वत कहाँ पर? भीनमाल। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। भोराट का पठार गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोनवाट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार DBW मिश्रित जलवायु का विस्तार निम्नलिखित में से कौन से जिलों में है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये वाला जो DBW मिश्रित जलवायु पाई जाती है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थॉर्नवट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण EAD ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, जैसे मरुस्थलीय आएगा तो कहाँ चले जाएंगे? पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर जिले, जैसलमेर, जोधपुर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर। दूसरा देख लेते हैं DBW ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आदि। इसमें DAW देख लेते हैं, ये उप आर्द्र
शुष्क जलवायु। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। CAW देख लेते हैं। इसमें आर्द्र जलवायु जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की भीड़ बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। इसके पीछे किस जीवाणु जिम्मेदार माना जाता है? ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा एवियम बोटुलिज्म। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट का था, इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांबर में हुए प्रवासी पक्षियों की मृत्यु के कारण एवियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु को माना जाता है। जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस द्वारा होता है, H1N5 बर्ड फ्लू वायरस के कारण होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ये 68 नंबर का गुजरता है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के किनारे जैसलमेर व बाड़मेर के मध्य राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, कुवधरा यानी कि गुजरात से होकर गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के 3 जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा 2 जिलों मुख्यालय जैसलमेर और बाड़मेर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जालोर। ग्रेनाइट का उत्पादन करने वाला मुख्य जिला कौन सा है? जालोर। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन करने वाला प्रारंभिक जिला जालोर है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन के लिए मुख्य सीकर, राजसमंद, टोंक, उदयपुर, जयपुर आदि है। ये उनको ध्यान रखना है। साथ में और देख लेते हैं। ग्रेनाइट अलग अलग रंगों का होता है। काला ढेर जो जयपुर से निकलता है, पीला जैसलमेर, गुलाबी मरमरी, लाल ये मोकलसर, सिवाना, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित असुम्मिलित है? सुम्मिलित और असुम्मिलित में चक्कर पड़ जाता है बहुत सी बार, तो ध्यान रखना है ये कौन सा युग्म असुम्मिलित है। तो आम, धौसा, केला, चित्तौड़गढ़, नींबू, भरतपुर, किन्नू, झालावाड़। तो ध्यान रखना है किन्नू कहाँ पर नहीं है, झालावाड़ में नहीं। किन्नू कहाँ पर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में बागवानी फसल के प्रमुख उत्पादक जिले किन्नू कहाँ के हैं? ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि में। इसकी व्याख्या और ऊपर है जो देख लेते हैं। आम चित्तौड़गढ़, धौसा धौलपुर, नींबू अलवर, भरतपुर, धौलपुर, केला बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः है, यानी कि महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता बतानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा व जालोर। इसका सही आंसर कोटा व जालोर, कोटा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%। कितनी है साक्षरता? 66.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू व बांसवाड़ा। कितनी है? 56.3। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला प्रतापगढ़। ये ध्यान रखना है, ये सारणी के द्वारा अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोटा की साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। जयपुर की 64%। झुंझुनू की 61%। श्रीगंगानगर की 59%। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट है, ये अपन को ध्यान रखना है। तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले देख लेते हैं। जालोर में 38.2
5%। वहीं सिरोही की है 39.7, जैसलमेर की भी 39.7, बाड़मेर की 40.6 और प्रतापगढ़ की 42.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो अपन को ध्यान रखना है कब दिया गया, 1981। इतना याद रख लेंगे काफ़ी रहेगा। तो इसकी दिनांक है 27 अगस्त 1981 को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। केलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग ही है वो, स्वर्ण लिखा रहा है। स्वर्ण पक्षियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कदम के वृक्ष पाए जाते हैं। कदम के वृक्ष भी केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया था ये कौन थे? रघुकुल तिलक। अब यहाँ राजस्थान पॉलिटी शुरू हो गई है, तो राजस्थान पॉलिटी के भी अपने 7-8 क्वेश्चन जितने भी हैं वो आएंगे। तो ये मॉडल पेपर में ये भी देख रहे हैं अपन साथ में। तो ये यहाँ से राजस्थान पॉलिटी शुरू है। तो राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, अभी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि श्री रघुकुल तिलक को मई 1977 के राज्य के राज्यपाल बने, जिन्हें बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह द्वारा कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक रहा। श्री रघुकुल तिलक का कार्यकाल 1977 से 1981 तक रहा तथा सुखदेव प्रसाद का प्रथम कार्यकाल 1988 से 2 मई 1989 तक। सुखदेव प्रसाद का दूसरा कार्यकाल 1989 से यानी कि 90 तक रहा तथा बलीराम भगत का कार्यकाल 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1999 तक रहा। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ये थे। अभी अपने चेंज हो चुके हैं, 2019 का बता रखा है इसमें, इस वजह से अभी जाऊँगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिशंकर बागड़ा को उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया? हरि सिंह बागड़ा को। तो भैरू सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे तब उनको बनाया गया था। ये देख लेते हैं 4-5 जिनके नाम दे रखे हैं, याद रखना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूछ लिया जाता है। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जे नारायण व्यास के समय था। हरिशंकर बागड़ा, भैरू सिंह शेखावत, बागड़ा से भैरू याद रख लेना। बनवारी लाल बैरवा, अशोक गहलोत, कमला बेनीवाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। यानी कि 3 उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल, कमला, सचिन पायलट, ये तीनों अशोक गहलोत जी के समय रहा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो सीधा याद रखना है कि इसमें 160। कितने ने? 160 पहली विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान के जे नारायण व्यास मनोनीत के नेतृत्व में 1952 में राज्य में पहली विधानसभा चुनाव हुए थे। यानी कि एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है कि जनवरी 1952 में राज्य में पहली विधानसभा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक हुए थे। राजस्थान की पहली विधानसभा में कुल 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कुल 160 सदस्यों में से 139 सामान्य, 16 अनुसूचित जनजाति SC, 5 अनुसूचित जनजाति ST के लिए सुरक्षित सीट थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमलकांत वर्मा। ध्यान रखना है 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? कमलकांत वर्मा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत 29 अगस्त 1949 जोधपुर में की गई थी। इसकी प्रथम बार स्थापना कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा 11 अन्य न्यायाधीशों को महाराजा मानसिंह प्रथम ने शपथ दिलाई थी। ध्यान रखना है, जो अपने राज प्रमुख थे मानसिंह जी जयपुर से, उन्होंने शपथ दिलाई थी। संविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वाचु थे, यानी कि संविधान लागू होने के बाद कैलाशनाथ वाचु। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मेहती, ये पुराना है तो अभी चेंज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सहकारी संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन छांटना है अपन को। इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 जोड़ा गया, जो कि गलत है। इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके लिए संसद में 111वां संशोधन विधेयक लाया गया था, सही है। दूसरा अपना गलत हो जाएगा। सहकारी संस्थाओं के लिए वर्ष 2012 में संशोधन अधिनियम लागू हुआ। डिटेल देखते हैं इसकी। 111वां संविधान संशोधन विधेयक जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, इस अधिनियम के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B तथा अनुच्छेद 243 ZS से अनुच्छेद 243 ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। सहकारी संस्थाओं के लिए वर्ष 2012 में संशोधन अधिनियम लागू हुआ। संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कितने अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किसमें है? अनुच्छेद 16। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कितने अनुच्छेद में? टोटल 16 अनुच्छेद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 73वां संविधान संशोधन 19 संविधान में पंचायत राज संबंधित भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तथा कुल 16 अनुच्छेद तक जोड़े गए हैं तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य सूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। इस अधिनियम के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, जो निम्न प्रकार: ग्राम स्तर, खंड स्तर व जिला स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ध्यान रखना है कि इसमें अपन को कथन के ऊपर विचार करना है। आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान के राज्यपाल को अध्यक्ष सदस्यों की संख्या व शर्त निर्धारित करने का अधिकार दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें केवल बी असत्य रहेगा। कौन सा? केवल बी वाला असत्य रहेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, अपना यहाँ क्लियर हो जाएगा। संविधान के 14 भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया।
यानी कि केंद्र पूछे या राज्य लोक सेवा पूछे, ये 315 से 323 तक था। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, अगला देख लेते हैं। इसमें अभी हिंदी का स्टार्ट हो गया, हिंदी का अलग से वीडियो बनाएंगे, तो कृपया उसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो में जो जो दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पटवारी से संबंधित सारे वीडियो यहाँ अपलोड होंगे। आपको मॉडल पेपर सारे करवाए जाएंगे, लगभग 25 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए।